श्री राधे राधे। सभी श्रोताओं को व सभी विद्यार्थियों को, मेरे प्रिय विद्यार्थियों को विपिन वर्मा की ओर से प्यार भरा राधे राधे। नमस्कार। वास्तु की क्लास में हम आज 10वीं क्लास करने जा रहे हैं। निरंतर आपकी कॉल्स आ रही हैं, व्हाट्सएप पे आपके मैसेजेस आ रहे हैं और यूट्यूब पे तो ज़्यादा लोग अभी नहीं जुड़ पा रहे हैं, पर फेसबुक पर काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं। 250 प्लस लोग एक वीडियो में आ गए, 200 प्लस एक वीडियो में आ गए। ऐसे करके हर जितने भी वीडियो में डाल रहा हूँ उसमें लोग बढ़ ही रहे। चलिए, सभी का फ़ायदा हो। निःशुल्क मतलब निःशुल्क किसी के जीवन में सुधार करेंगे तो अपने पास भी काम आएगा, ईश्वर हमारे जीवन में भी बदलाव लाएगा। तो कल जितनी बात की थी उसके आगे आज बात करते हैं। कल घर के अंदर आ गए थे हम लोग, उससे पहले कार्यालय और फैक्ट्री, ऑफिस ये सब हो गया था। अभी घर के अंदर आ गए थे और बैठक ड्राइंग रूम हेडिंग के बाद भोजन कक्ष डाइनिंग रूम तक हम लोगों ने बात कर ली थी। अब इसके आगे आप लोग डाल लीजिए हेडिंग, जो सबसे रोचक सब्जेक्ट अभी तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ज़्यादातर बच्चों को आजकल सोना बहुत अच्छा लगता है, तो शयन कक्ष आप लोग लिख लीजिए हेडिंग के रूप में। और बढ़िया सी प्यारी सी नींद आ जाए तो कहा जाता है बहुत अच्छी नींद और बहुत अच्छे से पेट का खाली हो जाना, मतलब बढ़िया भूख लगना और बढ़िया नींद आना, बढ़िया से सांस चलना, यही जीवन का परम सुख है ना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पूरी पूरी रात टहलते हैं, जागते हैं, पर उनको नींद नहीं आती। वो किसी न किसी चिंता को अपने गले लगाए रहते हैं। तो चिंतित नहीं होना है, चिंतन करना है। चिंतन भजन ये तो वही कर सकता है जो मन से प्रसन्न है। तो लोग जो मन से प्रसन्न नहीं हैं, उन सारे लोगों को वास्तु संबंधी समस्याएं आएंगी और हम सभी वास्तुशास्त्री उन समस्याओं को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए लिखते हैं शयन कक्ष हेडिंग में। गृह स्वामी का शयन कक्ष मास्टर बेडरूम नैऋत्य दिशा में हो तो उत्तम है। अच्छी नींद व मानसिक शांति के लिए अनुकूल परिणाम मिलते हैं। बड़े भवनों में 3-4 प्रकार के शयन कक्ष होते हैं। बच्चों का कमरा वायव्य दिशा में रखें, उन्हें संस्कार क्षम बनाने में सहायक होगा। अतिथि कक्ष में वायव्य में ही ठीक रहता है। अतिथि कक्ष भी वायव्य में ठीक रहता है। प्रत्येक शयन कक्ष में यह सुनिश्चित कर लें कि सिर दक्षिण व पूर्व दिशा में पैर होने ही चाहिए जब व्यक्ति शयन में हो। मुख्य द्वार की ओर सिर करके कभी नहीं सोना चाहिए। शयन कक्ष के दरवाजे की ओर भी पैर करके कभी नहीं सोना चाहिए। शयन कक्ष में ड्रेसिंग टेबल खिड़की के ठीक सामने नहीं सोना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने से परावर्तन होगा जो भाग्यवर्धक स्थिति
नहीं है। पलंग के सामने दर्पण भी नहीं होना चाहिए। दर्पण हमेशा पूर्वी या उत्तरी दीवालों पर होना चाहिए। मुख्य द्वार के बाहर कांच ना लगवाएं, अन्यथा परावर्तित प्रकाश से घर का वैभव नष्ट होता है। टूटे फूटे दर्पण में मुंह भी नहीं देखना चाहिए। ऐसे दर्पण को शीघ्र बदल दें। ओके। शयन कक्ष, बेडरूम में अलग अलग पार्ट आते हैं। मास्टर बेडरूम दादा दादी का हो सकता है, मम्मी पापा का भी हो सकता है, नाना नानी का भी हो सकता है। अगर आप ननिहाल में हैं, जैसे मैं बाई बर्थ ननिहाल से रहा, तो नाना नानी ही वहाँ सबसे बड़े रहे। तो ऐसी वाली स्थिति में अलग अलग बेडरूम है। न्यू कपल है कोई जिसकी हाल फिलहाल शादी हुई है, 2 भाई हैं अलग अलग, दोनों की शादियां हुई, दोनों के बेडरूम अलग अलग दिशा में रहेंगे। बच्चे हैं, बच्चों का बेडरूम अलग अलग दिशा में रहेगा। कोई ऐसी कन्या है जिसकी शादी होने वाली है या शादी के काबिल हो गई है, तो उसका कमरा भी अलग दिशा में जाएगा। आजकल हम लोग छोटे छोटे भवनों में रहते हैं, 500 स्क्वायर फीट में बहुत सारी आबादी रहती है, तो वहाँ पर बहुत सारे कमरे नहीं हो सकते, पर मुख्यतः 2 कमरों का हम ध्यान रखते हैं जिसकी इसमें बात की गई है। बड़े भवन जो बनते हैं उनमें ज़्यादा कमरे होते हैं, तो हम सारी चीज़ों को अलग अलग दिशाओं में सेट कर सकते हैं। पर जहाँ पर हम 500 स्क्वायर फीट के प्लॉट में मकान बना के रह रहे हैं, वहाँ नीचे के तल, ऊपर के तल, ऊपर के तल में जाके हम कमरों का अलग अलग निष्पादन कर सकते हैं। गृह स्वामी का शयन कक्ष नैऋत्य दिशा में हो तो उत्तम है। नैऋत्य दिशा से थोड़ा सा लेफ्ट हो गया तो बहुत सारी बीमारियां आ जाएंगी। दक्षिण दिशा में पैर होने चाहिए, बेडरूम नैऋत्य में होना चाहिए। बेडरूम में बेड कहाँ पे होना चाहिए? वो साउथ में होना चाहिए। सिर हमेशा दक्षिण में रहे। अच्छी नींद आएगी, मानसिक शांति के लिए अनुकूल परिणाम मिलते हैं, मानसिक शांति रहती है। बड़े भवनों में 3-4 प्रकार के शयन कक्ष होते हैं। बच्चों का कमरा वायव्य दिशा में होता है। अगर वायव्य दिशा में बच्चों का कमरा रखेंगे तो वो जल्दी ग्रोथ करेंगे, उन्हें संस्कारक्षम बनाने में अच्छा रहता है। यदि उनका कमरा नैऋत्य के बाद पश्चिम दिशा की तरफ है तो पश्चिम दिशा में ही उनका कमरा होना चाहिए और कोशिश कीजिए कि स्टडी टेबल भी उनकी वहीं पर हो। आगे जैसे बात करेंगे, धीरे धीरे करके विषय आगे बढ़ रहा है, तो बच्चों का स्टडी टेबल कहाँ पे होना चाहिए, पढ़ाई का कमरा कहाँ पे बनाएं, ये हम डिग्री वाइज देखेंगे। अतिथि कक्ष भी वायव्य दिशा में ही होना चाहिए। ये पश्चिम के बाद पश्चिम और उत्तर के बीच का कोना है। प्रत्येक शयन कक्ष में सुनिश्चित कर लें कि सिर दक्षिण व पैर पूर्व दिशा की ओर होने चाहिए। इससे होता क्या है, पूर्व दिशा की ओर हैं, उत्तर दिशा की ओर हो तो भी चलेगा, दिक्कत नहीं है। सिर दक्षिण में होना चाहिए। क्यों? दक्षिण से नेगेटिव एनर्जी आती है, पूरी पृथ्वी पर घूमती है, दक्षिण से आती है और उत्तर की तरफ जा रही है। अब अगर ऐसे में आपने पैर दक्षिण की तरफ कर लिए तो एनर्जी आएगी तो बॉडी में, पर सर के माध्यम से निकल नहीं पाएगी। तो सर की तरफ से अगर आएगी तो पैरों की तरफ से उसके जो तरंगे हैं वो निकल जाती हैं, ऐसा पढ़ाया जाता है ना। मुख्य द्वार की ओर सिर करके कभी नहीं सोना चाहिए। मुख्य द्वार की तरफ सिर करके सोना अच्छा नहीं होता है। शयन कक्ष के दरवाजे की ओर भी पैर करके कभी नहीं सोना चाहिए, थोड़ा सा लेफ्ट राइट कर लेना चाहिए। शयन कक्ष में ड्रेसिंग टेबल खिड़की के ठीक सामने नहीं सोना चाहिए। ड्रेसिंग टेबल में शीशा लगा होता है, शीशा परावर्तन करता है। परावर्तन क्या मतलब? 1 का 2। हम जब शीशा देखते हैं तो हम भी होते हैं और शीशे में भी हम ही होते हैं, तो ये डबल हो जाता है। तो सोता हुआ आदमी फिर डेड बॉडी दिखेगा, जो भाग्यवर्धक स्थिति नहीं है। पलंग के सामने दर्पण भी नहीं होना चाहिए। बात वही है, ड्रेसिंग टेबल के सामने सो या ड्रेसिंग टेबल को अपने बेड के सामने रख लो, आप दिखेंगे डेड बॉडी ही।
शीशे को हमेशा पूर्वी दीवार और उत्तरी दीवार पर होना चाहिए। क्यों? उत्तर और पूर्व दोनों ही जल का स्थान है और शीशे को चंद्रमा और जल के हिसाब से नाम मिले हैं, उसके तत्व के हिसाब से, कि कांच भी पानी ही होता है। मुख्य द्वार के बाहर कांच ना लगवाएं, अन्यथा परावर्तित होकर जो प्रकाश घर में आएगा वो कहीं ना कहीं नेगेटिव ऊर्जा देगा। टूटे फूटे दर्पण में मुंह भी नहीं देखना चाहिए। ऐसे दर्पण को शीघ्र बदल दें। टूटे में देखेंगे तो कल या परसों की क्लास में हमने बताया था कि एक ही कांच में दो लोग दिखेंगे और दोनों का चेहरा एक होगा, पर जब आप हिलेंगे थोड़ा सा तो वो अलग अलग आकृति बनाएंगे, तो इसलिए वो भी ठीक नहीं होता है। चलिए अगली हेडिंग, शौचालय एवं स्नान गृह, टॉयलेट एंड बाथरूम। ये दोनों ही विलेन हैं वास्तुशास्त्र में। वास्तुशास्त्र में सबसे ज़्यादा अगर कोई नुकसान देते हैं तो विलन ही, जैसे पिक्चर में विलन होता है ना, वो बहुत नुकसान देता है हीरो को। तो वास्तुशास्त्र एक पूरी स्टोरी, अगर हम कहें कि वास्तुशास्त्र बहुत ही अच्छा हीरो है जो गलत चीज़ों से लड़ता है, तो शौचालय और स्नान गृह, टॉयलेट और बाथरूम से वास्तुशास्त्र के नियमों को लड़ना पड़ता है और इसे ठीक करते हैं। ईशान दिशा में शौचालय कदापि न बनाएं, दक्षिण या पश्चिम की ओर ही बनवाएं। दक्षिण के बाद की एक दिशा, पश्चिम के बाद की एक दिशा होती है, वहाँ पर टॉयलेट का निर्माण होना चाहिए, जिसे साउथ साउथ वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट कहते हैं। अच्छा हो कि शौचालय व स्नान गृह अलग अलग रखें। दो कारण हैं, देखिए, तो इमरजेंसी वाली बात है, किसी को अकेले नहाना है तो वो टॉयलेट को भी इंगेज कर लेगा, किसी को केवल टॉयलेट जाना है तो वो बाथरूम को भी इंगेज कर लेगा, है ना। रसोई और शौचालय आमने सामने ना हो, अगल बगल ना हो। स्नान करते समय व्यक्ति का मुंह पूर्व की ओर हो तो उत्तम स्थिति है, दक्षिण की ओर ना हो। सीढ़ी के नीचे शौचालय नहीं बनाना चाहिए। अपरिहार्य कारणों से स्नान गृह बना सकते हैं, पर शौचालय का निर्माण नहीं करना चाहिए। शौचालय को बालकनी में भी बनाना सर्वथा वर्जित है। पानी का प्रवाह उत्तर में पूर्व दिशा में होना चाहिए। शौचालय की सीट उत्तर दक्षिण में रखें, जिससे शौच के समय मुख उत्तर अथवा दक्षिण की ओर रहे। ब्रीफिंग ले लेते हैं। शौचालय एवं स्नान गृह, ईशान दिशा में शौचालय कदापि ना बनाएं। ईशान मतलब आपका वास्तु पुरुष का वहाँ पे सर आता है। दक्षिण या पश्चिम की ओर रख सकते हैं। अच्छा हो कि शौचालय व स्नान गृह अलग अलग हो। दो अलग अलग शौचालय बाथरूम दोनों अलग अलग होंगे तो एक टाइम पे एक इंगेज होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ऊर्जा अलग अलग हो जाती है। नहाने पर आप निगेटिविटी त्यागते हैं और फ्रेश हो जाते हैं। अब शामिल वाले में तो आप वहीं पे कमोड इस्तेमाल कर रहे हैं, पूरा एक बार निगेटिव हो गया, फिर एग्जॉस्ट अगर लगा है तो आप उसे ताज़ा भी कर सकते हैं, फिर आप वहीं नहाएंगे, तो इसलिए अलग अलग रखना ठीक रहता था। स्नान करते समय व्यक्ति का मुंह पूर्व दिशा की ओर हो, उत्तर दिशा की ओर हो, तो ये स्थिति ठीक है। सीढ़ी के नीचे शौचालय नहीं बनाना चाहिए। सबसे भारी अगर कोई भी स्ट्रक्चर होता है पूरे घर में तो वो होती हैं सीढ़ियाँ। बहुत दबाव होता है इनके नीचे, और इसके नीचे अगर आप टॉयलेट बनाते हैं तो लंबे समय पे जाके आपको पाचन क्रिया की समस्याएं हो सकती हैं। शौचालय को बालकनी में भी बनाना सर्वथा वर्जित है। बालकनी हमारा एक बढ़ा हुआ क्षेत्र होता है,
अब बढ़ा हुआ क्षेत्र पॉजिटिव अगर है उसमें बना दिया तो वो निगेटिव कर देगा, और निगेटिव एरिया बढ़ा हुआ होना नहीं चाहिए, वहाँ पर अगर बालकनी है तो नुकसान करेगा, और टॉयलेट बना दिया तो और भी ज़्यादा नुकसान करेगा। पानी का प्रवाह उत्तर और पूर्व दिशा में होना चाहिए। शौचालय सीट को उत्तर दक्षिण में रखें, जिससे शौचालय के समय शौच के समय मुख उत्तर अथवा दक्षिण की ओर रहे। अगली हेडिंग जो सबसे प्रिय है लोगों को, नगदी व आभूषण, ज्वेलरी एंड कैश। नित्य प्रति की रकम उत्तर में रखी जाए। तिजोरी या अलमारी उत्तर में इस तरह रखें कि उन्हें खोलते समय अलमारी का मुंह उत्तर की ओर रहे। भवन के उत्तरी मध्य भाग में यह कक्ष हो तो बेहतर। नकदी व आभूषण, नित्य प्रति की रकम उत्तर में रखी जाए। हम डेली का जो थोड़ा सा कैश घर में रखते हैं खर्चे करने के लिए, वो उत्तर दिशा में हो। तिजोरी या अलमारी उत्तर दिशा के जोन में ही रखें, और इस बात का ध्यान रखें कि उसको खोलते समय उसका मुंह उत्तर की ओर रहे। भवन के उत्तरी मध्य भाग में यह कक्ष हो तो अति सुंदर। ठीक है। विशेष चित्रकलाएं, युद्ध चित्र, इंद्रजाल चित्र, भयानक दैत्यों या राक्षसों की पत्थर या लकड़ी की मूर्तियाँ, रोते हुए या अश्रुपूरित चित्र, चिल्लाते हुए या अदृश्य होते हुए लोगों के चित्र, सुअर, चील, गीदड़, शेर, बाघ, शिकारी कुत्ते आदि के चित्र या लकड़ी अथवा धातु की आकृतियाँ, इन्हें घर में नहीं रखना चाहिए। इसी प्रकार गरीबी, युद्ध, घाव, दुर्घटना, मृत शरीर, अग्नि, भूकंप आदि के दृश्य भी गृह निवासियों के लिए कष्टकारी व दुखदायी व दुर्घटनाओं के कारण बनते हैं। ब्रीफिंग करते हैं। युद्ध चित्र जिसमें युद्ध हो रहा हो, चित्र देखा होगा, बहुत फेमस है, यदा यदा ही धर्मस्य करके श्लोक है उसमें, और कृष्ण जी ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को। उसमें ज्ञान दे रहे हैं इसलिए उस चित्र को लगा सकते हैं, पर उसी महाभारत के और कई चित्र ऐसे हैं जिसमें कहीं पर कृष्ण जी ने पहिया उठा रखा है, कहीं पे सब पड़े हैं कटे हुए, तीर लगे हुए, भाला लगे हुए, रथ टूटे पड़े हैं। इस तरीके के जो चित्र हैं, युद्ध चित्र, ये नहीं लगाना चाहिए। इंद्रजाल, ये तांत्रिक किताब है इंद्रजाल, इसके चित्र हैं वो नहीं लगाने चाहिए। भयानक सी कोई कलाकृति जिसमें बहुत खूबसूरत रंगों का प्रयोग किया गया है, नहीं लगानी चाहिए। कैसी वाली बताऊं आप? जापान में जो धार्मिक चित्र बनाए जाते हैं, चाइना में जो धार्मिक चित्र बनाए जाते हैं, साउथ में चेहरा बदलने वाले जो चित्र बनाए, एक्टिंग करते हैं ना एक्टर, वो जो चेहरा बना लेते हैं वैसे वाले चित्र, और जो आपका कोरिया वगैरह में, थाईलैंड वगैरह में जो होता है ना, वो वैसे वाले चित्र जो दैत्यों के हैं पर बहुत खूबसूरत हैं, आपका मन करता है उनको ला के रख लें। ऐसे पत्थर के चित्र, पत्थर की मूर्तियाँ, कागज़ पे कोई पेंटिंग, कोई ड्राइंग, कोई आर्ट, लकड़ी की कोई मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। रोते हुए या अश्रुपूरित चित्र नहीं रखने चाहिए। चिल्लाते हुए लोगों के दृश्य ऐसे नहीं रखने चाहिए। सुअर, चील, गीदड़, शेर, बाघ, शिकारी कुत्तों के कैसे भी चित्र
घर में नहीं रखने चाहिए। लकड़ी की कोई डिज़ाइन है वो भी नहीं रखनी चाहिए जो निगेटिव दिखती है, अथवा धातु की आकृतियाँ बहुत अच्छी अच्छी सी वो भी घर में नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार गरीबी दिखाते हुए चित्र, युद्ध के चित्र मैं बता चुका, घाव वाले चित्र, दुर्घटना मृत शरीर चित्र, अग्नि वाले चित्र, भूकंप वाली डिज़ाइनें चित्र आदि के दृश्य भी गृह निवासियों के लिए कष्टकारी व दुखदायी होंगे। होता क्या है, हमने फ़ोटो मेमोरी के बारे में बात की थी, आंखें देखती हैं। जब कोर्स हम लोगों को लिखना ही चाहिए कहा था कि लिखेंगे तो हाथ सीखेगा, लिखेंगे तो दिमाग सीख जाएगा, कुछ फीड हो जाएगा, और आंखें देखेंगी तो फ़ोटो क्लिक करती रहेंगी और फ़ोटो मेमोरी इकट्ठी हो जाएगी। तो जब आप नेगेटिविटी देखते रहेंगे, आपने फ़ोटो घर में लगा दिया, मूर्ति आपने घर में रख दी, कोई चित्र कोई कलाकृति घर में ला के रख दी, वो आप बराबर देख रहे हैं, तो ऐसे देखने में वो आपके दिमाग में उतने बार क्लिक होके स्टोरेज बना लेगी, फिर उसका एक स्पेस बन जाएगा और वो फिर आपको डराने का काम करेगी। पिक्चरों में दिखाते हैं ना, एक सीन में दिखाते हैं उसने कुछ देख लिया, फिर रात में दिखाते हैं सोते समय वो वही याद कर कर के डर रही है। और ये डरने वाली सिर्फ लड़कियां नहीं होती हैं, सिर्फ हीरोइन नहीं होती हैं। हाँ, यहाँ पे जेंडर पे आके बात गड़बड़ हो जाएगी। तो कई बार हीरो भी डरता है, कई बार कोई और पात्र होता है तो वो डरता है। इसमें किसी इंडिविजुअल एक व्यक्ति की बात नहीं है। चलिए अगली हेडिंग डाल लेते हैं। हाँ, झगड़े का कारण बन जाता है हमारा बोल देना। लोग आके कमेंट करने लगे, क्या बोल दिया, लड़कियां डरपोक होती हैं क्या? ऐसा नहीं है, सभी लड़कियां देवी होती हैं, पर हम सीन में वो कर रहे होते हैं तो वो भी एक पढ़ा लिखा एक्टर होता है जो पागल का किरदार करता है, पढ़ा लिखा होता है जो मस्करे का, जोकर का किरदार। राज कपूर साहब ने जोकर का किरदार किया तो क्या वो पढ़े लिखे नहीं थे? वो हाईली टैलेंटेड तो थे ही। पेड़ और पौधे, ठीक है। खिड़की के सामने वृक्ष नहीं होना चाहिए। घर के मुख्य दरवाजे के सामने भी वृक्ष नहीं होना चाहिए। पूर्व दिशा में मनी प्लांट लगाएं। ऊंचे पेड़ उत्तर पूर्व में नहीं लगाने चाहिए। गमले हमेशा वायव्य दिशा में रखें। कटीले व दूध देने वाले पेड़ घर में लगाने से कलह व धन का नाश होता है। सुवास देने वाले पौधे यथा गुलाब, चंपा, चमेली, मोगरा आदि लगाने से वातावरण सुखद व सुवासित हो जाता है। अनार, कमल, केसर, कनेर के पेड़ शुभ हैं। इन्हें दक्षिण दिशा में व पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए। प्राचीन काल से ही तुलसी के पौधे को आंगन में तुलसी का घरौंदा या चौरा बनाकर लगाने की परंपरा उसके वैज्ञानिक व आध्यात्मिक महत्व के कारण ही रही है और उसे घर के ब्रह्म स्थान के निकट लगाया जाता रहा है। घर के बीच में आंगन हो तो पूर्व दिशा में तुलसी का पौधा नित्य जलाभिषेक व पूजन करने से परिवार में आरोग्य व समृद्धि रहती है। खिड़की के सामने वृक्ष नहीं होना चाहिए। मुख्य दरवाजे के सामने वृक्ष नहीं होना चाहिए। पूर्व दिशा में मनी प्लांट लगा सकते हैं। ऊंचे पेड़ उत्तर और पूर्व दिशा में नहीं होने चाहिए। गमले जब भी रखने हैं वायव्य दिशा में रखें। कटीले और दूध वाले पेड़ घर में नहीं लगाने चाहिए, इससे कलह और धन का नाश होता है। सुवास देने वाले पौधे यथासंभव चंपा, चमेली, गुलाब, मोगरा आदि खुशबू भी देते हैं, तो इन्हें इससे वातावरण अच्छा होता है, मन प्रसन्न होता है, इसे लगाना चाहिए। अनार, कमल, केसर, कनेर के पेड़ भी शुभ होते हैं, इन्हें घर के दक्षिण और पश्चिम में लगाना चाहिए। प्राचीन काल से ही तुलसी
हम सभी सनातनियों के घर का मुख्य केंद्र रहा है। पौधों के मामले में हम लोग तुलसी पर जाते हैं, हर बार तुलसी की पूजा होती है, तुलसी के व्रत होते हैं, तुलसी की कथा है। हनुमान जी जब लंका गए थे तो उन्होंने देखा कि एक घर में तुलसी का पेड़ लगा है और उस पर पूजा हुई है, दिया जला है। तो उन्होंने कहा ये हो ना हो किसी सनातनी, किसी राम के भक्त का ही घर है, और वो उस घर में उतरे और उनकी विभीषण से मुलाकात हुई। चलिए अगली हेडिंग लेते हैं, रोगी के लिए कौन सा कमरा, किस दिशा का कमरा होना चाहिए। घर में यदि कोई बीमार है तो उसे वायव्य या नैऋत्य दिशा में सुलाएं। सभी चिकित्सालयों में भी बीमार व जितने भी मरीज हैं उनको इन्हीं दिशाओं में सिर करके सुलाना चाहिए। औषधियाँ ईशान कोण में अधिक प्रभावशाली रहती हैं, उन्हें ईशान में रखना चाहिए। दवा लेते समय भी मुंह ईशान की तरफ ही रखें। रोगी के लिए घर में यदि कोई बीमार है तो उसे वायव्य और नैऋत्य दिशा में रखें। अब नैऋत्य दिशा हो गई साउथ वेस्ट, वायव्य दिशा हो गई नॉर्थ वेस्ट। सभी चिकित्सालयों में भी बीमारों को इसी दिशा में सिर करके सुलाना चाहिए। औषधियाँ सभी भी जब भी रखें एक वाइट बॉक्स में जो ट्रांसपेरेंट ना हो, और उसे ईशान कोण में रखें, वो प्रभावशाली रहेगा। दवा लेते समय ध्यान रखें कि हम पानी जब भी पीते हैं बैठ के पीना चाहिए, तो दवा लेने के बाद पानी जब भी पिएं तो बैठ के पिएं। अगली हेडिंग है टेलीफोन व टेलीविज़न। टेलीफोन व टेलीविज़न में चुंबकीय विद्युत तरंगें निरंतर ही प्रवाहित होती रहती हैं। ये इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक का दोनों का मिक्स जॉइंट वेंचर होता है। इसलिए टेलीफोन व टेलीविज़न आग्नेय दिशा में रखना चाहिए। टेलीफोन में भी तरंगें होती हैं, टेलीविज़न में भी तरंगें होती हैं, और रेडियो एक्टिव तरंगें हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह होती हैं, तो हमें उससे बचना चाहिए। अगली हेडिंग है कोर्ट केस के कागजात कहाँ रखें। कहाँ रखें हमने हेडिंग से अलग जोड़ दिया है। हेडिंग है कोर्ट केस के कागजात। कोर्ट के कागजात एवं फाइलें आग्नेय दिशा में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि फिर उसमें इस तरीके का मसला हो जाएगा कि वो कभी सॉल्व नहीं होगा। दक्षिण में भी पराजय की संभावना रहती है। ऐसे में जितने भी अभिलेख हैं कभी भी अनाज में कैश बॉक्स या FDR आदि के साथ ना रखें, अन्यथा वे धन विनाश और विनाश का कारण ही बनेंगे। कोर्ट केस में अधिक धन व्यय होना सुनिश्चित है, इसलिए इससे बचें। कोर्ट केस की फाइलें पूर्व दिशा या ईशान दिशा में पूजा स्थल के आसपास रखें। कोर्ट केस के कागज एवं फाइलें आग्नेय दिशा में रखें, आग्नेय दिशा में ना रखें, आग्नेय दिशा में नहीं रखनी चाहिए। दक्षिण में भी पराजय हो सकती है, निगेटिव ऊर्जा रहती है, वहाँ पर पितरों का स्थान होता है, तो हो सकता है कि हमें सपोर्ट उस समय नहीं मिल रहा हो, हम पितृदोष के उसमें हो, तो हमें वहाँ पर भी वो नहीं रखने चाहिए। ऐसे अभिलेख कभी भी अनाज, कैश बॉक्स, आपका तिजोरी है उसमें FDR आदि के साथ भी ना रखें, अन्यथा वे धन का विनाश करेंगे और विनाश का कारण बनेंगे। कोर्ट केस में अधिक धन व्यय हो जा और आप धन के अभाव से भी कोर्ट केस में पराजय पा सकते हैं। क्यों? आप फीस नहीं दे पाएंगे तो वकील कार्रवाई नहीं करेगा, वकील कार्य नहीं करेगा तो तारीख पे नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा, तो प्रोसेस ही आगे नहीं बढ़ेगा, सब ब्लॉकेज हो जाएगी। कोर्ट केस की फाइलें अगर आप चाहते हैं कि वो आपको सपोर्ट करें तो फिर आप कोर्ट केस की फाइलों को पूर्व या ईशान दिशा में या पूजा स्थल के अगल बगल कोई अलमीरा हो उसमें रखें। ठीक है, तो आज की पढ़ाई जो है वो यहीं तक।
बाकी अगले सेशन में बैठेंगे तब बात होगी। कॉलिंग बढ़ गई है। इधर मैंने कुछ लोकल लखनऊ के घरों को विज़िट भी किया है। लोग बहुत परेशान हैं। मसला लोगों को लगता है होता क्या है एक्चुअली, कुछ और भी बताना चाहूँगा। एक मैम का फ़ोन आया, उनका कहना था कि लोग कहते हैं पहले 1100 रुपये डालो, 2100 रुपये डालो, फिर हम आएंगे, कैसे करेंगे वो आप परेशान मत हो, हम कर देंगे, उसमें कुछ सामान लगेगा। या कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि पैसे चाहिए फ़ीस के, वो पहले आप डाल दीजिए और इतना सामान तो लगेगा ही, कम से कम आपके पास बजट हो तभी बुलाइए ये। और लोगों ने मेरे वीडियो को देखना शुरू किया, तो जब यहाँ पे कॉल आ रही है तो लोग, मैम ने बताया जो कि वो पहले पैसे मांग रहे थे, तो हमने उनको बोला कि पैसे नहीं, आप पहले कोर्स कर लीजिए, आप पहले सीख लीजिए और आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। तो हम आपको भी यही सिखाना चाहते हैं कि पहले सीखिए। आप सीखेंगे, लिखेंगे, समझेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे क्या करने की आवश्यकता है। तो जितने भी लोग कॉल कर रहे हैं उसमें जो भी विज़िट हमने की है उसमें ज़्यादातर लोग परेशान हैं। उनके पास बहुत पैसे देने की क्षमता नहीं है, क्योंकि जब वो सारे हॉस्पिटल, सारे मंदिरों में सारे दरवाजे दुनिया के देख लेते हैं, उसके बाद उनको समझ में आता है कि हो सकता है जिस घर में हम रहते हैं समस्या वहीं से हो। तो वास्तुशास्त्री से पहले वो सभी स्पेशलिस्ट को पैसे दे चुके होते हैं, उनके पास ज़्यादा पैसे होते नहीं हैं। तो आपके पास भी अगर एक सॉफ्ट दिल है, आप किसी की भावनाओं को समझ सकते हैं। वैसे तो ज़माना है नहीं ऐसा कि हम लोगों की भावनाओं को समझें, पर हम पहले भी कहते आए हैं, अभी भी कह रहे हैं कि कृपा चाहिए प्रारब्ध से अलग उसको लग्ज़री भोगने के लिए। तो कृपा दूसरे के जीवन में बदलाव लाने से मिलती है। या फिर आप ज़माने में 140 करोड़ हैं भारतीय, सबके पैर छूते चलो। अब सबके पैर छूना तो पॉसिबल नहीं है, ये किसका ऑरा कैसा है नहीं पता है, तो सभी के तो पैर नहीं छू सकते। ईगो भी बीच में आ जाता है, हम उतना झुक नहीं सकते सबके सामने। हम बात करने में नहीं झुकते, किसी की बात अपने आगे नहीं लगने देते, तो पैर कहाँ से छुएंगे, है ना। तो उतना तो नहीं झुक सकते। तो ऐसे में ये है कि कृपा पाने के लिए हम दुआएं लेते चले, आशीर्वाद लेते चले, इससे हमें कृपा मिलेगी और हमारा जीवन प्रारब्ध के अलग भी कुछ होगा। तो प्रारब्ध में जो होना है वो होगा ही होगा, पर उसमें भी हम लग्ज़री को अगर शामिल कर पाएंगे तो वो जो मुख्य कारण है जिस वजह से हम लग्ज़री को वियर कर पाएंगे, वो हमें मिल पाएगी, हम उसे गले लगा सकेंगे कभी, तो वो जो चीज़ है वो है कृपा। तो जब फीस देने की कोई बात फंसती है तो मैं जीरो हो जाता हूँ। वो जो दे सकें वो ले लो, पर उससे जो वो और क्लाइंट्स देंगी आप उनसे कमाओ। पर पहला जो बंदा आपसे जुड़ रहा है उसका तो वो जुड़ ही रहा है, ईश्वर कृपा से ही आपके पास आ रहा है और आप उसके समाधान करने के लिए ही पढ़ाई किए हो। तो जितना भी आप पढ़ रहे हैं, जो पहला बंदा टच में आ रहा है उससे जो वो दे सकता है वो आ ही रहा है ईश्वरीय कृपा के उससे। तो वो आपके पास आके अपनी समस्या का समाधान ले रहा है, आपने पढ़ाई ही उसके लिए की है, तो आपको उसका समाधान करना चाहिए। वो पैसे दे सके ना दे सके मैटर नहीं करता, पर आप उसकी लाइफ को जब चेंज कर देंगे, फिर वो जब वास्तु का एक्सपीरियंस करेगा, अनुभव करेगा कि हाँ ये चीज़ें भी काम कर रही हैं, लाइफ में चेंज आ रहा है, वो अपने आप सबको बोलेगा, वो तोता राम हो जाएगा, वो सबको बोलेगा, सबको बताएगा और वहाँ से आपको क्लाइंट्स मिलेंगे। आप वहाँ पर अपनी कंडीशन रख सकते हैं कि देखिए ऐसा है, हमें भी घर चलाना है, हमने भी पढ़ाई की है, हम भी कुछ अपने सपने पूरा करना चाहते हैं, तो उसके लिए धन की आवश्यकता होती है। बार्गेन का हिसाब वहाँ पे भी रखना, सख्त नहीं होना है, मोल भाव कर सकते हैं,
आपकी फ़ीस मान के चलते हैं 50,000 होती है, पर वो अगर कुछ निगोशिएट कर रहा है तो आपको दिल बड़ा रखना है कि हम ओके डन कर देंगे। ये नहीं करना है कि नहीं पहले 1100 डालो उसके बाद ही हम आएंगे। नहीं, आप कह रहे हैं ना कि आपको प्रॉब्लम है, आप बुला रहे हैं ना, कंफर्म कर लो ना, क्लियर कर लो बात कि हाँ आप आ जाइए, मैं पैसे दूंगी, ये से एक बार देख लीजिए। वो बात करने से समझ में आ जाता है कि बंदे को क्या सोच के बुला रहा है। और एक बार धोखा खा भी लिया तो क्या हुआ, ईश्वर है ना देने के लिए। हाँ, वास्तु की पढ़ाई करते हैं, ऐसे ही पढ़ाई करते रहते हैं। एस्ट्रो वास्तु शुभम हमारी फर्म का नाम है और इसी नाम से हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल है। तो जब भी आप किसी को अपनी बात ना समझा पाएँ तो मेरी आवाज़ में जो वीडियो है उसको उसे शेयर कर दें, वो उस चीज़ को मानेगा। अब उसको कैसे ट्रीट करना है इसके लिए वो आपको बुला लेगा। वो क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, इसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं। वो वीडियो से संतुष्ट हो जाएगा क्योंकि वो रिकॉर्डिंग सुनेगा, वो सुन लेगा तो उसे पता है कि हाँ ये नियम कहता है। अब नियम के पीछे की क्या बात है उसमें नहीं जाते हैं, ट्रीट करा लेते हैं। काम कर गया तो ओके, नहीं किया तो परेशान तो वैसे भी हो। ठीक है, तो कोर्ट केस के कागजात कहाँ रखने हैं यहाँ तक की हमने बात कर ली है। अगली जो भी बात होगी वो अगले वीडियो में करेंगे। आप लोग निरंतर जो लोग परेशान हैं उनकी मदद करने के लिए पढ़ते रहिए। लग्ज़री भी एक टाइम पे आती है जब आपका नाम बड़ा हो जाता है। शहर में आपको 500 लोग जानने वाले तो हों, है ना। चलिए, आपका नाम बड़ा होगा तो दूर दूर से लोग आएंगे, आपको लोग दूर दूर से बुलाएंगे। आप बहुत भाग्यशाली होंगे कि लोगों के जीवन में परिवर्तन कर सकेंगे, जैसे डॉक्टर लोगों की लाइफ बचा सकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।